नमस्कार छात्रों, मैं आपका अध्यापक ज्ञानेंद्र राय बोल रहा हूं और आज हम पढ़ेंगे जनसंचार के बारे में। जनसंचार आपकी पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला अध्याय है। जनसंचार समझने से पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि संचार क्या होता है। संचार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक अथवा दृश्य श्रव्य माध्यमों द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया है। साधारण शब्दों में हम कहें तो आपस में जो हम ये बातचीत करते हैं उसी को संचार कहा जाता है। संचार के कई तत्व हैं। पहला है स्रोत। संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। जो स्रोत है वो संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। व्यक्ति अपने संदेश या सूचना को अन्य तक पहुंचाना चाहता है, वह स्रोत कहलाता है। आप कुछ बात कह रहे हो तो आप संचार के संदर्भ में एक स्रोत हो और आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अपने दिमाग में भाषा का प्रयोग करके एक संदेश बनाओगे। इस संदेश बनाने की प्रक्रिया को ही हम एनकोडिंग कहते हैं। फिर इस संदेश को आप किसी माध्यम द्वारा प्राप्तकर्ता तक भेजेंगे। प्राप्तकर्ता उस संदेश को समझेगा और प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना ही डिकोडिंग कहलाता है। फिर वो अपना सर हिलाकर या यस बोलकर या किसी अन्य रूप में आप तक ये संदेश, ये फीडबैक पहुंचाएगा कि हाँ, उसे आपकी बात समझ में आ गई है। अब इस पूरी प्रक्रिया में अगर कोई बाधक तत्व आता है तो उसे हम शोर कहते हैं। आपस में बातचीत कर रहे हैं, शोर मच रहा है कहीं पे, हम एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते। तो ये तो दो व्यक्तियों के बीच बातचीत में शोर की भूमिका रही। अगर टेलीफोन पे आप किसी से बात कर रहे हो और नेटवर्क वीक है और बातचीत नहीं हो पा रही है तो उस तकनीकी खामी को भी हम शोर ही कहेंगे। तो शोर का मतलब है संचार में बाधक तत्व। फिर संचार प्रक्रिया पर एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्रोत या संचारक आता है। संचारक क्या करता है, वो एक संदेश का निर्माण करता है। फिर उस संदेश को किसी माध्यम से, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, वो प्राप्तकर्ता तक भेजता है। प्राप्तकर्ता उस संदेश को डिकोड करता है, यानी उस संदेश के अर्थ को समझता है और फिर फीडबैक देता है संचारक को कि हाँ, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया में अगर कोई बाधक तत्व आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शोर कहते हैं। अब संचार के प्रकारों पे हम बात करते हैं। संचार के प्रकार, पहला सांकेतिक संचार, जब संकेतों से बात समझाई जाए। मौखिक संचार, जब मुख से बोलकर बात समझाई जाए। अंतःवैयक्तिक संचार, जब व्यक्ति अपने आप से बात करे, अर्थात मन में ही प्रश्न करे और उत्तर भी दे, तो वह अंतःवैयक्तिक संचार होता है। फिर आता है अंतरवैयक्तिक संचार, जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर बात करें, वह अंतरवैयक्तिक संचार कहलाता है। समूह संचार, जब एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करे तो उसे समूह संचार कहते हैं। और जनसंचार, जब हम समूह से, एक बड़े समूह से तकनीक के माध्यम से बात करते हैं तब उसे जनसंचार कहा जाता है। यह माध्यम अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, कुछ भी हो सकता है। अंतःवैयक्तिक संचार को इस माध्यम से आप समझ सकते हैं। व्यक्ति अपने ही मन में किसी चीज़ को सोचता है, अपने ही मन में सवाल जवाब करता है, यह अंतःवैयक्तिक संचार कहलाता है। अक्सर बच्चे अंतःवैयक्तिक संचार और अंतरवैयक्तिक संचार में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ।
अंतरवैयक्तिक संचार, दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। समूह संचार, कुछ लोग एक ग्रुप में, एक समूह में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और जनसंचार, जब हम तकनीक के माध्यम से एक बड़े जन समुदाय को संबोधित करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में पूरे देश को संबोधित करते हैं, और इसके लिए माध्यम क्या बनता है? रेडियो। अब जनसंचार माध्यमों के प्रकार की बात करते हैं। जनसंचार माध्यमों को दो भागों में हम बांट सकते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया जो छपकर हम तक पहुँचे, पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं यानी मैगजीन। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जब हम बात करते हैं तो रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सिनेमा आदि जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं। अब सबसे पहले हम प्रिंट मीडिया पे बात करते हैं। जनसंचार की मजबूत कड़ी, सबसे मजबूत कड़ी समाचार पत्र, पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया जनसंचार का प्राचीनतम साधन माना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है अक्सर आपके पेपर में कि जनसंचार का सबसे पुराना साधन कौन सा है, तो प्रिंट मीडिया। जब हम प्रिंट मीडिया और पत्रकारिता की बात करते हैं तो पत्रकारिता के तीन प्रमुख पहलू होते हैं। पहला, समाचारों को संकलित करना। दूसरा, उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना। तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। अगर हम अखबारी पत्रकारिता की बात करें तो 400 साल पहले यह अस्तित्व में आ गई थी, परंतु भारत में इसकी शुरुआत 1780 में हुई, जब जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया। हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो उसका उदय 1826 में होता है, जब पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड का संपादन किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गुटेनबर्ग ने 1556 में की थी, और कहाँ पर की थी? गोवा में। इस प्रिंटिंग प्रेस का वैसे उद्देश्य था छोटे छोटे बाइबल छापकर लोगों को बांटकर ईसाई धर्म का प्रचार करना, ठीक है। पर हमारे समाचार पत्रों की शुरुआत अगर हम कहें तो उसकी प्रारंभिक जो सीढ़ी है वो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना ही बनती है। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गुटेनबर्ग ने गोवा में 1556 में की, और ये सीधा सीधा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि हमने पहले ही बात की कि भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा संपादित बंगाल गजट है। ये इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें और उदंत मार्तंड में अंतर कीजिए। कई बार बच्चे इस बार इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट और हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जिसकी शुरुआत 30 मई 1826 को हुई। और 30 मई को क्योंकि इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था, इसलिए हमारे देश में 30 मई को पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। फिर बात करते हैं रेडियो की। रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है, यानी इसको केवल हम सुन सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जनसंचार का सबसे सस्ता माध्यम भी है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1895 में जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की थी, और उसी का रूपांतरण रेडियो है, ठीक है। भारत में रेडियो की शुरुआत की बात करें तो 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम प्रसारित हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। और अगर आज की हम बात करें तो आज देश में 350 से अधिक निजी रेडियो स्टेशन का जाल बिछा हुआ है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई है। इस बात को आप ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जी मार्कोनी, जिन्होंने वायरलेस की खोज की थी, और ये इनका उपकरण है।
फिर हम बात करते हैं सिनेमा की। सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा का आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। 1895 में पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन बनी। यहाँ पे हम उसका पोस्टर देख सकते हैं। और ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि विश्व की पहली फिल्म का नाम बताइए, तो द अराइवल ऑफ ट्रेन। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी। तो भारत में जो पहली फिल्म थी 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाई गई थी, वो भारत की पहली फिल्म थी, पर वो मूक फिल्म थी, उसमें आवाज़ नहीं थी। और पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। ये देखिए, ये भारत की पहली मूक फिल्म सन 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र का पोस्टर है ये। और भारत की पहली बोलती फिल्म खान बहादुर अर्देशिर ईरानी द्वारा निर्मित फिल्म आलम आरा है। अब बात करते हैं टीवी की। तो टीवी का आविष्कार 1926 में जॉन लोगी बेयर्ड्स ने की थी। ये इनका उपकरण आप देख सकते हैं। और टेलीविज़न पूछा जाता है कई बार प्रश्न कि टेलीविज़न किस प्रकार का माध्यम है। तो टेलीविज़न दृश्य और श्रव्य माध्यम है, यानी उसे देखा और सुना जा सकता है, ऑडियो विजुअल है। ठीक है। टीवी की अगर हम बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। फिर हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट जनसंचार का सबसे आधुनिक और लोकप्रिय माध्यम है। रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि इसमें पुस्तकालय के भी सारे गुण मौजूद हैं। इंटरनेट ने संचार की नई संभावनाएं जगा दी हैं और हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। लेकिन इसके साथ भी कुछ समस्याएं हैं। अश्लील पन्नों व आपराधिक गतिविधियों के कारण इसके दुरुपयोग की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। अब देखिए, हम जनसंचार के माध्यमों के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। अब बात करते हैं जनसंचार के कार्य। जनसंचार के कार्य में पहला है सूचना देना। अखबारों से, टीवी, रेडियो से आपको बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। फिर शिक्षित करना, किताबें शिक्षित करती हैं आपको और जनसंचार का एक अच्छा माध्यम है। अखबार से भी आपको शिक्षा मिलती है। टीवी पे भी काफ़ी कुछ ऐसा प्रसारित होता है जिससे आप सीख सकते हैं। और इंटरनेट भी शिक्षा का एक बड़ा माध्यम है। और इस समय जो हमारी बातचीत हो रही है इंटरनेट के माध्यम से हो रही है। शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हो इंटरनेट के माध्यम से। मनोरंजन करना तो प्रमुख का कार्य है ही, टीवी हो या रेडियो हो या इंटरनेट। अब बात आती है एजेंडा तय करना। आपने देखा होगा कई बार टीवी चैनल कुछ मुद्दों को हाईलाइट करते हैं बार बार दिखाकर, तो एक समाज के सामने एजेंडा तय करते हैं कि हाँ भाई इस क्षेत्र में काम होना चाहिए। तो एजेंडा तय करना भी जनसंचार का एक प्रमुख कार्य है। निगरानी करना, ये कार्य मीडिया का सबसे प्रमुख कार्य है। देखो, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं। मीडिया यानी जनसंचार के माध्यम। ठीक है। चौथा स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है पिलर। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है? मीडिया। और क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि लोकतंत्र की कामयाबी मीडिया पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। मीडिया सरकार के कार्यों की निगरानी करती है। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसे जनता के सामने लेकर आती है। ठीक है। सरकार के विरुद्ध फिर जनमत खड़ा होता है और सरकार जनहित में कार्य करने के लिए बाधित होती है। तो इस प्रकार से जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और निगरानी करना उसका एक प्रमुख कार्य है। मीडिया का मतलब जनसंचार के माध्यम। और जनसंचार का छठा कार्य है विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध करवाना।
अब चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, टीवी चैनल हो या रेडियो हो, ये सभी आपको अपने विचार दुनिया के सामने रखने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार जनसंचार विचारों के व्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध भी करवाता है। अब बात करते हैं जनसंचार माध्यमों के प्रभाव की। जनसंचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। रेडियो, टेलीविज़न मनोरंजन के साथ साथ समाचार और विज्ञापन भी देते हैं। इंटरनेट का प्रयोग शादी ब्याह के लिए, टिकट बुक कराने के लिए, कोई भी बिल जमा कराने, बैंक के काम घर से करने के लिए करते हैं हम इंटरनेट का प्रयोग, इन सारे कार्यों के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया ही ना इंटरनेट पर निर्भर हो गई है, जनसंचार के माध्यमों पर निर्भर हो गई है। पर जनसंचार माध्यमों का सदुपयोग तो हो रहा है, इसके साथ साथ उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। जैसे साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ सिनेमा और टीवी आदि ने हिंसा और अश्लीलता को बढ़ावा दिया है। इंटरनेट ने भी अश्लीलता को बढ़ावा दिया है। विज्ञापनों के जाल में मनुष्य फंसता जा रहा है। टीवी पर जो विज्ञापन चलते हैं, इंटरनेट पर जो विज्ञापन चलते हैं, आप उसकी सत्यता की जांच किए बिना ही उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और फिर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो मनुष्य विज्ञापनों के जाल में फंसता जा रहा है। अखबार और टेलीविज़न चैनलों में कुछ खास मुद्दों को उछाला जाता है। आपने पेड न्यूज़ का नाम सुना होगा। कुछ राजनेता क्या करते हैं कि मीडिया को पैसा खिलाकर अपने पक्ष में न्यूज़ चलवाते हैं और जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह कुछ टीवी चैनल, अखबार कुछ खास मुद्दों को उछालते हैं, पेड न्यूज़ दिखाते हैं। तो ये दुष्प्रभाव हैं, या यूं कहें कि जनसंचार माध्यमों के दुरुपयोग हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जनसंचार माध्यमों से जहां एक और लोग शिक्षित, सचेत और जागरूक हो रहे हैं, वहीं इसके नकारात्मक प्रभाव उन्हें भ्रमित और पथभ्रष्ट कर रहे हैं। अतः एक जागरूक पाठक व श्रोता होने के नाते हमें अपनी आंखें, कान और दिमाग सदा खुले रखने चाहिए। अब जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल यानी गेट कीपर की हम चर्चा कर लेते हैं। जनसंचार माध्यमों में गेट कीपर की एक अहम भूमिका होती है। गेट कीपर, द्वारपाल, इन्हें हम संपादक मंडल भी कहते हैं। जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि उनमें अनेक द्वारपाल कार्य करते हैं, जिन्हें संपादक मंडल कहा जाता है। संपादक मंडल का कार्य जनसंचार से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित एवं निर्धारित करना है। अर्थात संपादक मंडल ही निश्चित करता है कि किस प्रकार की सामग्री प्रकाशित अथवा प्रसारित की जाएगी। इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। आशा है आपको जनसंचार के संदर्भ में काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो चुका होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।